आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट, सत्र कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आज आपके सामने एक विषय पे हम चर्चा करेंगे। 24/1/18 को रानीबाग के पुलिसकर्मी 5 पुलिसकर्मी एक मकान में घुस जाते हैं, 1/14 से 1/29 और वहाँ पर डकैती डालते हैं, अपहरण करते हैं और फोर्सफुली ट्रीपास होता है, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे गंभीर अपराध करते हैं, महिलाओं को मारते हैं, गलत नियत से परिवार में बच्चों को मारते हैं, बहुत तरीके के अपराध करते हैं। नीचे 2 कानूनी अधिवक्ताओं का ऑफिस है वो, और लगभग काफ़ी सारे लोग, 200 से ज़्यादा वेंडर्स, फैक्ट्री की लेबर, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, शॉपकीपर्स हैं, पार्क में बैठने वाले सीनियर सिटीजन, आने जाने वाले बच्चे, सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और उस घटना से पहले वहाँ पर 1:11 के लगभग सादे कपड़ों के अंदर एक महिला पुलिसकर्मी आती है हेड कांस्टेबल भगत सिंह के साथ मोटरसाइकिल पे, जो कि ब्राउन जैकेट पहना हुआ होता है, और एक गंभीर अपराध कम से कम 30 के लगभग आईपीसी, सीआरपीसी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का वायलेशन करके ये लोग अपराध करते हैं। और इसकी सूचना जब पीड़ित परिवार के द्वारा 1:13 से लेके और रात 9-10 बजे तक दी जाती है पुलिस को, 17 पीसीआर कॉल्स, पुलिस कोई केस दर्ज नहीं करती और अपने आप को बचाने के लिए अपने थाने में फर्जी गवाही और फर्जी स्टोरी और फर्जी कंप्लेंट के बेस के ऊपर एक डीडी नंबर 18 दर्ज करती है 1:10 के ऊपर, जब तक कि वहाँ पे मौके पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था जैसे उसके अंदर लिखा गया। उसके बाद डीडी नंबर 21 में एक इन्वेस्टिगेशन करती है M2 के सिनेमा हॉल, और ऐसा भी कुछ नहीं होता। और जब ये बात आगे बढ़ती जाती है तो सेम डे ही सागर पिथुड्डा ज्वाइंट सीपी साहब से एक डेलीगेशन मिलता है, डीसीपी साहब को मैसेज होते हैं, सब तमाम प्रयास होते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को फ़ोन किया जाता है और एक 1675 पीसीआर फॉर्म इंस्पेक्टर आनंद को विजिलेंस पीएचक्यू को मार्क होती है डीडी नंबर 4A के द्वारा, और उसके अंदर सारे लिखे होते हैं ये भविष्यवाणी जो 1:14 की कॉल में बताया गया होता है पीड़ित द्वारा, और वो सारी घटना 1:39 पे होती है, किडनैपिंग और हथियारों और सादी वर्दी के साथ सरकारी गाड़ी लेकर, और ये किडनैपिंग करते हैं जिस काम के लिए इनकी ड्यूटी असाइन नहीं होती, और उस काम को ये अंजाम देते हैं, उस क्राइम को अंजाम देते हैं और अनडिस्क्लोज लोकेशन के अंदर किडनैपिंग करे हुए व्यक्ति को रखते हैं। इस विषय में 2:55 के ऊपर बात होती है, फर्स्ट टाइम पीड़ित को कॉल करता है इंस्पेक्टर, सारी बात की डिटेल इंक्वायरी 142 सेकंड में करता है और उसके बाद भी उनके संपर्क में रहता है। उसके बाद वो एसीबी ट्रैफिक महरौली रहता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, लेकिन संपर्क में रहता है पीड़ित के। इस तरह की घटना के बाद जब न्यायालय के अंदर ये बात रखी गई और न्यायालय के सामने बात बताई गई कि एक आरटीआई रिप्लाई लगाया गया जिसमें पूछा कि 9205 के ऊपर उससे बात हुई घटना वाले दिन और इसकी रिपोर्ट को मंगाया जाए, तो जिसके ऊपर न्यायालय में 1 फरवरी 2019 को एक एप्लीकेशन फाइल करी गई जिसको रजिस्टर कर दिया गया मिसल क्रिमिनल 5/19 से। उसके अंदर भी ये बात समझ में नहीं आ पा रही थी कि कोर्ट, आज आप ये समझो कि लगभग 54 महीने उस एप्लीकेशन को पेंडिंग हुए हुए, कोर्ट आज तक वो रिपोर्ट को अपने थाने के अंदर मंगा नहीं सकी। एक इंस्पेक्टर आनंद को कोर्ट में नहीं बुला सकी, एक इंस्पेक्टर आनंद डीसीपी के थ्रू कोर्ट में नहीं बुला सकी, एक इंस्पेक्टर आनंद से उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं मंगा सकी, और सब लोग उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो रिपोर्ट जो है बहुत ही उसके अंदर बात थी, उसके अंदर समय समय पे बात घूमती रही, और जो मौके पे आई विटनेस थे, वेंडर्स वगैरह, स्कूली के बच्चे भी जा रहे थे, उनको पुलिस धमकी देती है और धमकी देके उनको बोलती है कि तुम्हारे खिलाफ 283 के 188 के केस दर्ज करेंगे, नहीं मानोगे तो तुम्हारे पे दारू का कट्टे का केस लगा देंगे आर्मेट्स के, और तुम्हें कोई भी सच प्रूफ अगर किसी ने दिया पीड़ित को या पुलिस को या कोर्ट को तो उसका गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। इसकी सूचना हमने न्यायालय को दी। न्यायालय के अंदर लगभग 1.5-2 साल चक्कर काटने के बाद भी न्यायालय ने इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया और न्यायालय इधर से उधर इस केस को घुमाती रही। हम एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन फाइल करता रहा पीड़ित परिवार, तब जाके फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद 28 से 23 को न्यायालय ने उसको एप्लीकेशन को डिस्मिस कर दिया कि ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, और इसके बाद उसकी क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर दी गई रोहिणी न्यायालय में, जिसकी सुनवाई 6 जुलाई को हुई। जज साहब ने पूछा कि अब तो इसमें एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि एक साथ 23 का एविडेंस था, उन्होंने पढ़ाया कि पेज नंबर 9 पे 11 नंबर पैरा में आप पढ़ें कि लिखा हुआ है 5 दिन से 5 दिन पहले की हमें सीरियल जीपीएस चाहिए, क्योंकि वो बंदा 1 तारीख को गाँव नहीं आया, वो बाद में 10-15 दिन बाद गाँव से आया, तो ये बात साबित हो जाएगी। उसके और उसके बच्चों के बीच में मोबाइल में बात हो रही थी और उसके सप्लायर से बात हो रही थी जो जातुर मंडी से शकरपुर से माल खरीदता है, तो कोर्ट के सामने ये रीजन भी रखा और ये भी बताया कि एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इसके तमाम जजमेंट्स देने के बाद भी न्यायालय ने इस बात को नहीं माना और मेंटेलिटी की बात करके उसको रिवीजन को डिसमिस कर दिया। सॉरी 397/2 सीआरपीसी के अंदर इसको डिसमिस कर दिया, जबकि ऐसे इंटरनल क्रम 324/18 एक सीआर रिवीजन
17/12/18 को पुलिस को के फेवर में अलाउ करी। चीफ प्रोसिक्यूटर ने ही फाइल करी। संजय जिंदल एपीपी थे रानीबाग से, एसीपी राजेंद्र सिंह, एसएचओ राजेंद्र सिंह और एसआई नवीन उसके अंदर मौजूद था। उसके बाद 234/18 पीड़ित द्वारा फाइल करी गई, जो सीबीआई कोर्ट के अंदर 315 नंबर मार्क हुई ऑनरेबल वीरेंद्र भट्ट साहब की कोर्ट में। उन्होंने भी उसके अंदर ऑर्डर सेटिस्फाइड कर दिया 101 नंबर कोर्ट का। और इसके बाद एक और रिवीजन फाइल हुई 107 नंबर जज साहब के खिलाफ 156 दिन के एक ऑर्डर को लेके 2/11/20 के ऑर्डर को लेके, और उस ऑर्डर को लेके भी जो 2/11/19 के ऑर्डर को लेके वो रिवीजन 249/19 वो भी अलाउ हुई, सेटिस्फाइड हुआ वो ऑर्डर और वो भी अलाउ हो गई। तो ये 3 रिवीजन तो ये ऑन रिकॉर्ड थी न्यायालय के सामने भी, एमएम के सामने भी। इसके बाद 41999 डेटेड 6/6/19 की एक 130 पेज की एक सीडीआर जीपीएस की 91 की एप्लीकेशन थी, जिसमें सारे रीजन दिए गए थे। उसको भी न्यायालय के सामने रखा गया और जिसमें रानीबाग के डीआईयू आउटर डिस्ट्रिक्ट के एसआई राजवीर ने सीडीआर जीपीएस 14/21 को लेने के बाद कॉपी 14/2/2020 के अंदर रिपोर्ट फाइल करी 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के बारे के अंदर, और एक रिपोर्ट फाइल करी। इसके बाद और भी कई जगह वो 188/18 के अंदर पब्लिक के और पुलिस के भी सीडीआर निकाली गई, और बहुत ओकेजन पे ऐसा हुआ। और कई एफआईआर का हवाला दिया गया जिस उस एप्लीकेशन के अंदर 124/18 पीएस रानीगंज में 15 से ज्यादा पुलिस वालों की एप्लीकेशन थी। एक अश्विनी गौर एंड अदर्स वर्सेस ऐसा अंकित मान एंड अदर्स जो कि सस्पेंड हो गए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई 113 नंबर आयुष शर्मा जी कोर्ट से, उसके अंदर भी सीडीआर जीपीएस से हुई। ऐसे बहुत सारे केसेस का हवाला दिया गया कोर्ट को। कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट करी गई कि अगर कोर्ट सीडीआर निकालना नहीं चाहती तो कम से कम जीपीएस का आदेश कर दे। मतलब जीपीएस के लिए भी कोर्ट को तकलीफ थी कि 700 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति था और विटनेस जो था उसके ऊपर 2 फर्जी एफआईआर दर्ज करी गई, एक 10 जुलाई 2021 को, एक 2 जुलाई 2021 को। एक व्यक्ति जब 700 किलोमीटर दूर है तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल क्राइम था। और पुलिस की थ्योरी में ये बात कहते हैं कि हेड कांस्टेबल मुकेश और कांस्टेबल अनुज और हेड कांस्टेबल विपिन और कांस्टेबल अनुज की वो मौके पर गए और उन्होंने फोटो खींची, जबकि ज्वाइंटली दोनों पुलिसकर्मी वहां गए ही नहीं। इस बात के लिए भी हमने कोर्ट के सामने पढ़ सका कि अगर इनकी सीडीआर जीपीएस के ऑर्डर कर दो, सीडीआर में जीपीएस कर, जिससे कि कम से कम न्यायालय के सामने सच तो आएगा। और सच कैसे आएगा? 24/18 को इन्होंने लोगों को डकैती मारी, लोगों को धमकी दे दी, और 24/18 की धमकी की डकैती का ये आई विटनेस, इसके पास कुछ एविडेंस है। इसको प्रूव करने के लिए ये कोर्ट के सामने पक्ष रखा गया कि ये एफआईआर फर्जी दर्ज करी है इम्पॉसिबल क्राइम के ऊपर, 700 किलोमीटर दूर था और उसके परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए 24/18 का ऑफेंस प्रूव करने के लिए, और उसको जो धमकी दे रही है पुलिस, हॉस्टाइल विटनेस कर रही है, जिसके ऊपर लाखों मैं कहता हूं कि बेल रिजेक्ट हो जाती है, और हर बेलों के अंदर लाखों बेलों में कंडीशन लगाई जाती है कि वो किसी को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस पहले डकैती डालती है, अपहरण करती है, किडनैपिंग करती है, उसके बाद गवाह को धमकी देती है, फर्जी इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर फर्जी एफआईआर दर्ज करती है, और न्यायालय मुक्त दर्शक बना हुआ है। न्यायालय बिल्कुल भी पता नहीं क्यों नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि न्यायालय के अंदर पुलिस कैसे कन्विंस कर रही है, और न्यायालय इस बात को मानने को तैयार नहीं है, कोई ऑर्डर देने को तैयार नहीं है, ना एमएम कोर्ट, ना सेशन कोर्ट, ना डीजे कोर्ट, ना और ऊपर सुपीरियर कोर्ट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आदमी कैसे करेगा और कैसे सच सामने आएगा। पुलिस ही अपराध कर रही है, पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, न्यायालय उसको मॉनिटर कर रहा है एमएम कोर्ट, और वो भी कोई आदेश नहीं पास कर रहे, जबकि सारी दुनिया को बात समझ में आ रही है, सभी अधिवक्ताओं को, कि जब अपराध 24/18 को किया और उसको प्रूव करने के लिए अगर कोई तथ्य सामने आ रहा है तो प्रिजर्व करने में कोर्ट को कोई परेशानी नहीं है। एविडेंस प्रिजर्व करने की बात हो रही है, ना कि एविडेंस देने की बात हो रही है। लेकिन प्रिजर्व एविडेंस कोर्ट करवाने को तैयार नहीं है। और इसी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो आदमी है उससे और जो 20-50 वेंडर्स जो वहां पे उस मौके पे घटना में बैठ के वीडियो क्लिप्स बना रहे थे, अब सभी लोगों को ये पता चल गया कि भाई अगर पुलिस के खिलाफ जो सच बात अगर हमने न्यायालय को बताई, सच्ची गवाही दी, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारा ऊपर भी फर्जी एफआईआर दर्ज होंगी और हमें भी जेल भेज दिया जाएगा। जब इतने तमाम प्रयासों के बावजूद 1500 हियरिंग 200 स्टेटस रिपोर्ट के बावजूद न्यायालय सच सामने नहीं लाना चाह रही, न्यायालय अपना एक इंस्पेक्टर आनंद को कोर्ट के अंदर नहीं बुला पा रही, उसके डीसीपी उनसे रिपोर्ट नहीं मंगवा पा रहे। और ऐसे ही एक और केस के अंदर 4199 है जिसके अंदर 22/2/18 का ऑर्डर आज तक कंप्लायंस नहीं हो पाया। 7/2/18 को एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी ऑनरेबल ज्वाइंट सीपी सागर 4 पेज की, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है कंप्लीट इन ऑल मैनर्स, प्रोडक्शन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पा रही। कोर्ट के अंदर लगातार झूठ और मिसलीडिंग और बात वही बोले जा रही है, लेकिन कोर्ट को कोई सख्त कार्रवाई के खिलाफ नहीं कर पा रही। तो मैं आज ये बात साझा करना चाहता हूं कि अगर रोहिणी कोर्ट के बार प्रेसिडेंट इंदर सिंह सरोवा साहब, जो कि इस केस के अंदर शुरू से जुड़े हुए थे, और ऐसे बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं कि वो मुझे बताएं कि अगर मैं मैंडेमस आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट नहीं जाता या मैं किसी जजमेंट का हवाला नहीं दे पाता, तो क्या मेरे को इंसाफ मिल रहा है, या जिस पीड़ित के लिए बात हम रख रहे हैं उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल सकता?
मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोर्ट एक दिन के अंदर कह रही कि जजमेंट लेकर आओ, मेंटेलिटी पे आर्गूमेंट तक पे कोर्ट ने डिसमिस नहीं किया, आर्गूमेंट के ऊपर मतलब कोई मेंटेलिटी के आर्गूमेंट को नहीं सुना, कोर्ट ने कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं ली। मैं ये समझ में नहीं पाता हूं कि सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है और एविडेंस कोर्ट के अंदर आने के बाद डिस्ट्रॉय हो रहा है। एक लंबा टाइम कोर्ट के पास था, सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने थे, पुलिस ने तो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर ही रहा, और लेकिन कोर्ट के अंदर भी अगर प्रोसीडिंग के अंदर कोर्ट उसको अलाउ नहीं करती डिस्क्रिशन पावर के आड़ में, तो मैं जानना चाहता हूं आज इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि व्यक्ति क्या करे। हर आदमी के पास 2 लाख 4 लाख रुपए की रकम नहीं है, अगर वो वहां पे अगर उच्च न्यायालय में जाके अपना पक्ष नहीं रख सकता, किसी अच्छी एजेंसी को, अच्छे अधिवक्ता की टीम को, लीगल टीम को एंगेज नहीं कर सकता, तो क्या उसके पास इस देश के हिसाब से न्याय का अधिकार नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन केंद्र सरकार देती है, यहाँ पे कई अधिवक्ताओं के 82% से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, 58 करोड़ किसान में से 57 करोड़ किसान गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। ऐसे लोग अगर इस इंसाफ के दरवाजे पे आएंगे, जो कि एमएम कोर्ट का ही नहीं मुकाबला कर सकते, वहीं का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो लोग कैसे तो सेशन कोर्ट्स के अंदर जाएंगे, कैसे वो उच्च न्यायालय जाएंगे, फिर डबल बेंच जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कैसे होगा इस देश के अंदर ये न्याय का सिस्टम। तो आखिर सरकार की जिम्मेवारी है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक वोट देने के बाद सरकार के और जनता के बीच में होता है, मेरे को लगता है कि ये उसका फेलियर है और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और सो मोटो ऑनरेबल हाई कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो अपनी इस हमारी शब्दावली पे और सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम लिखित में भी देंगे कि वो इस पे कागनियंस लें और इस इंस्पेक्टर आनंद से रिपोर्ट मंगाए। और एक हेड कांस्टेबल प्रदीप ने जो झूठी और मिसलीडिंग रिपोर्ट दी है 2 बार ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, उसने बिल्कुल साफ साफ बोला 14/2020 को कि उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, जो उसको 31/1/18 को पीजी एनडब्ल्यूडी रमेश कुमार द्वारा मार्क करी गई थी, वो उसके ऊपर उसने कोई इंक्वायरी नहीं करी। जितेंद्र राणा ने इंक्वायरी करी है, सब इंस्पेक्टर, जो कि अभी इंस्पेक्टर बन चुके हैं, और ये बात उसने 2 बार कोर्ट के अंदर झूठ बोला। और उसके बाद उसने ये बात बोली कि वो इंक्वायरी उसने करी नहीं है, और वो उसके बाद पूरा झूठ बोला, उसने मिसलीडिंग फाल्स और मिसलीडिंग रिपोर्ट दी। उसके बाद जितेंद्र राणा है, उसने भी एक बोल दिया कि मैंने ये 8 कंप्लेंट कंबाइन करके इन्वेस्टिगेशन करी है, जबकि उसके अंदर भी पैरा नंबर 8 में इंस्पेक्टर आनंद के बारे में मेंशन था, लेकिन उसने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, और उसने भी कोर्ट को गुमराह करता रहा पूरे साल, और कोर्ट का कई बार ऑर्डर का कंटेम्प्ट किया। उसने भी कोर्ट के साथ चिटिंग करी, उसके खिलाफ भी कोर्ट ने कोई न्यायालय ने आदेश पारित नहीं किया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है, उसके डिपार्टमेंट खोली जाए, इन्वेस्टिगेशन करी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। और डीसीपी एडिशनल सेकंड दीपक यादव जी आउट डिस्ट्रिक्ट के द्वारा कहा गया कि हमने वर्बल रिक्वेस्ट, वहां से वर्बल हमारे को डायरेक्शन आई है कि उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और ये बात भी उन्होंने 9/5/23 को कोर्ट के अंदर रखी है, 1 फरवरी 2019 की एप्लीकेशन। और उसके बाद ये समझो कि आप वो एप्लीकेशन के अंदर 9/5/23 यानी कि 52 महीने के बाद पुलिस से रिपोर्ट आ रही है, वो भी डीसीपी के थ्रू, कि उनके पास कोई रिटर्न कुछ भी नहीं है। तो ये देखने वाली बात है, ये गंभीर विषय है कि आखिर क्यों लिबर्टी दे रही है पुलिस को, रानीवा पुलिस को, और क्यों नहीं कोई सख्त कार्रवाई कर पा रही है। ऐसा सख्त क्या रीजन है, ये कोर्ट ही बता सकती है। उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, क्यों नहीं उनको ये लगता कि कोई एविडेंस जरूरी है, चाहे कांस्टेबल का एविडेंस हो, हेड कांस्टेबल को उसकी ना सीडीएस करने को तैयार, ना जीपीएस करने को तैयार, ना आम पब्लिक की विटनेस की कोई तैयार करने को तैयार। तो कभी भी ये सामने नहीं आएगा कि पुलिस धमकी दे रही है। और कोई भी और व्यक्ति, जब एक आदमी के पास फर्जी एफआईआर दर्ज हो रही है और उसके ऊपर कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा, 1500 हियरिंग और 200 उसके बाद स्टेटस बोर्ड का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और विटनेस कभी आके सरकार के सामने खड़ा होगा और बोलेगा कि उसके सामने कोई अपराध हो रहा था, मेरी गवाही ले लो। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पुलिस का ये कंडक्ट और कोर्ट के अंदर जिस तरीके से ये डायलेक्ट टैक्टिक्स का पुलिस इस्तेमाल कर रही है, तो बड़ा गंभीर विषय है। इसी के साथ शब्द जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।